हेलो। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख हेल- रहा है। चलो, दिख रहा है तो फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में लैटिस एंथैल्पी हो गया था ना, डिस्कस किए थे लैटिस एंथैल्पी। तुम लोग को वो हेस लॉ वाले प्रॉब्लम्स करा दिए थे? रिप्लाई करो तुम लोग। हेलो। यस सर, करा दूँ। बाकी लोग क्या मतलब सोए रहते हो क्या? हेस लॉ वाले क्वेश्चन हुए थे? आदित्य, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। अनन्या, मिली, मोहित, हुआ था सर। सर्वेश। यस सर, हुआ था। सर्वेश क्लास कर रहा है? यस सर। नींद से जग गए लगता है, नहीं? चलो ठीक है। तो इसमें अब हम लोग ऑलमोस्ट सारे ये टर्म्स हो ही गए थे एंथैल्पी वाले। एक दो बचा हुआ था जो ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो। जैसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बताए थे क्या? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देखो तो जल्दी से, फटाफट यस देखो। बता दूँ। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो गया था इसमें। ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक दो बता देते हैं। और एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तुम लोग पीरियोडिक टेबल में तुम लोग को बता चुके हैं, बताए हैं ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? कोई भी एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्लोरीन एटम ले लें, तो क्लोरीन का गैसियस एटम है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये Cl माइनस गैस। तो यहाँ पे जो जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा इस रिएक्शन में, जितना भी एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा, इसी को हम लोग डेल्टा एच, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। पढ़ चुके हो ना ये सब पीरियोडिक टेबल में? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी तरह एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी तुम लोग को बताए हैं, ये भी पढ़े हो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी याद है या नहीं? हेलो। हेलो। कोई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सप्लेन करो तो। आवाज आ रहा है किसी को? हेलो। हेलो। यस सर। यस सर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़े हो हाँ या नहीं, एटलीस्ट ये बता दो तुम लोग। कुछ नहीं बोलना है किसी को, चलो ठीक है। सो किसी भी एलिमेंट का गैसियस एटम लेते हैं, उससे एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करते हैं हम लोग, तो वो कैटायन बनाएगा ऑब्वियसली, तो Na प्लस गैस और एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया। तो इस प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा इसको डेल्टा एच आयनाइजेशन बोलते हैं। ये नहीं पढ़े हो आयनाइजेशन पीरियोडिक टेबल में? यस सर। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, ये आयनाइजेशन हो गया। इसमें दोनों प्रोसेस में ये ध्यान देना कि जो भी एलिमेंट हम लोग लेते हैं उसका गैसेस एटम होना चाहिए। सॉलिड या लिक्विड होगा तो उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग नहीं बोलते हैं। आइसोलेटेड गैसेस एटम वहाँ पे टर्म यूज करते थे हम लोग जब डिफाइन किए थे, तो ठीक है। तो वो सब चीज ध्यान रखना। तो अब जैसे मान लो इन सभी एंथैल्पीज को मिला के एक देखोगे बुक में, एक बॉर्न हेबर साइकिल मिलेगा तुम लोगों को। बॉर्न हेबर साइकिल एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली ये बताता है
कि कोई भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना, तो उसमें टोटल कितने एनर्जीज इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। वो बॉर्न हेबर साइकिल के थ्रू हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल जितने भी एनर्जीज इन्वॉल्व होंगे आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में, तो उसको बॉर्न हेबर साइकिल के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल बॉर्न हेबर साइकिल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं फॉर NaCl, ठीक है। NaCl के लिए बॉर्न हेबर साइकिल ड्रॉ कर रहे हैं। तो NaCl का जो फॉर्मेशन इक्वेशन लिखोगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला इक्वेशन, तो Na में जो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, देखो Na सॉलिड प्लस Cl2 जो है ये गैस के फॉर्म में पाया जाता है, तो Cl2 गैस, और ये बनाएगा NaCl सॉलिड। अब यहाँ पे देखो इस जिसका फॉर्मेशन है तो उसका तो 1 मोल ही होगा, तो यहाँ पे हमको हाफ करना होगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा H, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। डेल्टा H फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन है? ये NaCl का। बात समझ रहे हो? ये एक्चुअली कौन सा इक्वेशन है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का ही है ना, NaCl सॉलिड का, है या नहीं? यस सर। अब यहाँ पे देखो, इसको जब हम लोग इसमें देखना चाह रहे हैं कि टोटल कितने एनर्जीज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो जब इसको हम लोग लैटिस लैटिस एनर्जी वाला या लैटिस एंथैल्पी वाला जो इक्वेशन था, उस इक्वेशन के थ्रू अगर इसके फॉर्मेशन को दिखाना चाहें हम लोग, तो लैटिस एंथैल्पी वाले इक्वेशन में देखोगे तो उसमें क्या बोला गया है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस के साथ होना चाहिए, कंस्टिट्यूएंट आयंस से होना चाहिए, सॉरी, जो कि कंस्टिट्यूएंट आयंस किस में प्रेजेंट होना चाहिए? गैसियस फेज में। तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो अब गैसियस फेज में बदलने के लिए यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली हमारा Na जो है ये सॉलिड फेज में है, और ये Cl2 जो है ये तो गैसियस फेज में ही है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? Na गैस में बदलेंगे, सॉलिड से Na गैस में बदलेंगे। तो कोई भी सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से अगर वो गैस में बदलेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब और सब्लिमेशन बोलते हैं, और यहाँ पे जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा वो एंथैल्पी चेंज किसका होगा? सब्लिमेशन वाला होगा, ठीक है। तो डेल्टा H सब्लिमेशन। अब देखो, अब Na गैस में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन इस Na गैस को हम लोग बदलना चाह रहे हैं इसके आयन में, ठीक है। Na प्लस चाहिए क्योंकि हमको NaCl बनाना है, तो कैटायन Na प्लस होना चाहिए, एनायन Cl माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको? ये Na प्लस गैसियस एटम चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करना है। तो यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा वो कौन सा है? डेल्टा H क्या लिखेंगे इसमें? कौन सा एंथैल्पी है यहाँ पे बताओ? कौन सा प्रोसेस है ये? आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है वो डेल्टा H आयोनाइजेशन है, ठीक है। तो अब Na प्लस गैस पे तो हम लोग पहुंच गए, कैटायन तो हमारा NaCl में Na प्लस गैस ही होगा, ठीक है। अब यहाँ Cl माइनस चाहिए हमको एक, तो यहाँ पे देख रहे हो Cl जो है ये Cl2 के फॉर्म में है, क्लोरीन गैस, मतलब क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। तो लेकिन हमको चाहिए NaCl में एक ही Cl माइनस चाहिए हमको। तो क्लोरीन एटम का जो रिक्वायरमेंट है हमारा वो सिर्फ एक ही क्लोरीन एटम का रिक्वायरमेंट है। तो एक क्लोरीन एटम का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे दो क्लोरीन एटम, Cl2 में तो दो क्लोरीन एटम है। तो क्या करना होगा हमको? इस Cl2 के बीच का जो बॉन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड जो है उसको तो हमको ब्रेक करना होगा, तभी तो एक क्लोरीन एटम निकलेगा ना। तो अगर वो बॉन्ड हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होगा वो डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी वाला टर्म इन्वॉल्व होगा, डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी होगा। बताओ, बॉन्ड एनर्जी वाला ही यस तो टर्म। और यहाँ पे आगे हाफ है, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो कि ये सारा डेटा जो भी होता है एंथैल्पी वाला डेटा वो पर मोल के लिए डिफाइन होता है। लेकिन और ये भी एक चीज हम लोग देख चुके हैं कि एंथैल्पी जो होता है ना वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड करता है। तो अगर मास पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे देखोगे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाफ हो गया। अगर डेटा हमारे पास 1 मोल के लिए है और यहाँ पे हमारे पास हाफ मोल अवेलेबल है, तो इसको क्या करना होगा? हाफ से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ डेल्टा H इन्वॉल्व होगा ये हाफ
डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी वाला डेटा। अब यहाँ से हमको मिल जाएगा, देखो क्लोरीन गैस मिल गया, एक क्लोरीन एटम का गैसेस फेज में हमको एटम मिल गया, यही चाहिए था अब हमको। अब इस क्लोरीन एटम को हमको क्या बदलना है, Cl माइनस गैस में। तो अब बताना यहाँ पे जो डेल्टा एच इन्वॉल्वमेंट होगा वो कौन सा होगा। इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन गेन। ये इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। तो अब देखो, अब जो जो हमको आयंस चाहिए, Na+Cl-, ठीक है, अब ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा, तो यहाँ पे दोनों चीज हमको मिल गया। अब ये दोनों कंबाइन करेगा और ये बनाएगा NaCl। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो डेल्टा एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लैटिस एंथैल्पी वाला इक्वेशन है ये, डेल्टा एच लैटिस है या नहीं, बताओ। जी सर। तो ये हो गया लैटिस एंथैल्पी। तो इतना सारा एनर्जीज टोटल इन्वॉल्व है जब हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो अब हेस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखना चाहें, तो हेस लॉ क्या बोला था कि जो हमारा मेन इक्वेशन है, उस मेन इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, उस मेन रिएक्शन के रिएक्टेंट, मेन रिएक्शन जो है हमारा, जो डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाला लिखते हैं हम लोग, तो उसका जो एंथैल्पी चेंज होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट, सम ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट एंथैल्पी चेंजेस। मतलब जितने भी इंटरमीडिएट स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, उन सभी स्टेप्स का जो एंथैल्पी चेंज होगा उन सभी का सम करोगे, तो वो सम जो है हमेशा हमारा जो मेन इक्वेशन है उसके एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। तो ये जो मेन इक्वेशन है हमारा, देखो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, ठीक है, NaCl के लिए ये लिख रहे हैं हम लोग कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ये किसके किसके इक्वल हो जाएगा, कौन कौन से टोटल एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व है। डेल्टा एच सब्लिमेशन हो गया, पहला एनर्जी डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन, ठीक है, प्लस डेल हाफ इंटू डेल्टा एच ये बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, या फिर डिसोसिएशन एनर्जी भी इसको बोल सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऐसे लिखा हुआ रह सकता है, BDE। BDE का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने का एनर्जी है, प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और प्लस डेल्टा एच लैटिस एंथैल्पी। समझ रहे हो। तो ये सारा का जब सम करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन के इक्वल हो जाएगा। तो यही हमारा हेस लॉ के अकॉर्डिंग ये आता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बॉर्न हीबर साइकिल। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन इक्वेशन में जितने भी एनर्जीज इन्वॉल्व होते हैं उसको फॉर्म करने में, ठीक है, उन सभी एनर्जीज का जब सम करेंगे तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल आएगा फॉर एन आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि हर एक कंपाउंड में तुम यहाँ पे हाफ ही करोगे, वो डिपेंड करता है कि वहां पे कैसा है। जैसे कोई दूसरा आयनिक कंपाउंड ले ले, जैसे CaCl2 का फॉर्मेशन अगर करोगे, तो वहां पे तो क्लोरीन एटम हमको दो ही चाहिए ना, तो क्लोरीन एटम दो चाहिए, तो वहां पे हमको इस तरह से हाफ से डिवाइड नहीं करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन एटम हमको एक चाहिए था इसलिए हाफ से डिवाइड किए, जहाँ पे दो क्लोरीन एटम चाहिए वहां पे हमको दो क्लोरीन एटम, वहां हाफ से करने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। तो वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ कैटायंस या एनायंस रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से हम लोग ये चेंजेस करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई होगा या 2 से मल्टीप्लाई होगा या 3 से, वो वैरी करेगा अलग अलग आयनिक कंपाउंड के लिए। लेकिन ये जो है सम जो करेंगे हम लोग, सारे एनर्जीज का सम जब करोगे तो वो हमेशा इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल आएगा। बात समझ में आया। यस सर। चलो फटाफट इसको नोट करो, फिर उस पर क्वेश्चन कराते हैं।
हो गया? लिख लिए? यस सर। सब लोग का लिखा हुआ हो गया? हेलो, बताओ बताओ जल्दी। यस सर। चलो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट, दिख रहा है या नहीं ये कलर? दिख रहा है? ये कलर दिख रहा है, विजिबल है? यस सर। चलो, कैलकुलेट लैटिस एनर्जी फॉर द चेंज Li प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस, और ये बना रहा है LiCl सॉलिड। ठीक है, इसका हमको लैटिस एंथैल्पी इनफैक्ट निकालना है, यही बोला गया है। और डेटा तुमको दिया गया है डेल्टा H सब्लिमेशन, ठीक है, Li का सब्लिमेशन इज इक्वल टू 160.67 किलो जूल पर मोल। ठीक है, डेल्टा H डिसोसिएशन दिया गया है, बॉन्ड डिसोसिएशन वाला Cl2 का, ये दिया गया है 244.34 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H आयोनाइजेशन दिया गया है Li गैस का, और ये दिया गया है 520.07 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया गया है Cl गैस का -365.26। डेल्टा H फॉर्मेशन दिया गया है LiCl सॉलिड का, ये है -401.66 किलो जूल पर मोल। हमको लैटिस एंथैल्पी निकालना है, मतलब डेल्टा H लैटिस निकालना है LiCl सॉलिड का, ये फाइंड आउट करना है। ये सारा डेटा दिया गया, तो जैसा तुम लोग को वॉन हेबर साइकिल में बताएं वैसे ही करके बताओ। आराम से करो, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, सारा डेटा गिवन है, फाइंड आउट करो।
सर -839.3 किलोजूल पर मोल। -839.3 किलोजूल पर मोल, ठीक है। ठीक है, -839.31 किलोजूल पर मोल ये है। देखो और किसी का आंसर आ रहा है तो। वैल्यूज अच्छे से पुट करना, प्लस माइनस में गलती मत करना। सॉरी, हो गया सबका? हेलो, बन गया सबसे? यस सर, आ गया। कितना आया? -839.31 किलोजूल पर मोल। अच्छा, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है तुम लोगों को। द बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज ऑफ H2 गैस, ठीक है, एंड N2 गैस आर 435.95 kilojule per mole and 941.8 kilojule per mole respectively. And the enthalpy of formation of NH3, enthalpy of formation NH3 गैस का ये दिया हुआ है is -46.024 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ये दिया गया। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ NH3 गैस। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन निकालना है NH3 गैस का, और प्लस निकालना है व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड। ठीक है, फाइंड आउट करो तो तुम लोग को देखो ये कैसे करना है, जैसे हेस्ला वाला बताए थे तुम लोग को। जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दिया हुआ उस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन से जितना भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दिया उसका इक्वेशन लिखोगे, और जैसे यहाँ पे 3 रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दिए हैं, तीनों का इक्वेशन लिखोगे, और जो हमारा क्वेश्चन है जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है उसका भी इक्वेशन लिखोगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन।
तो जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास, तीन इक्वेशंस जो गिवन इक्वेशंस हैं, उन तीनों गिवन इक्वेशंस को यूज करके तुमको रिक्वायर्ड इक्वेशन जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको फाइंड आउट करना है। तो जैसे हेस लॉ में हम लोग करते थे वैसे ही करो। ठीक है, ट्राई करो जल्दी फटाफट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, आराम से बनाओ। बन गया? हेलो?
हेलो, बन गया क्या? नो सर, नहीं बन रहा है। नहीं सर, अभी बता दीजिए। तुम लोग क्या है यार, सारा क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन भी नहीं बना पाते हो तुम लोग। बोले जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसका इक्वेशन लिखो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया गया H2 का हमको, तो H2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का इक्वेशन क्या होगा? H2 गैस जो है ये दो हाइड्रोजन में बदलेगा, दो हाइड्रोजन गैस। यही तो हो गया ना, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या दिया गया है? N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया गया है, N2 गैस। तो N2 गैस भी दो नाइट्रोजन एटम में बदलेगा। ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। इक्वेशन 3 क्या दिया गया है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन NH3 का दिया गया है। तो NH3 कैसे फॉर्म होगा? N2 प्लस H2, N2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इक्वेशन है ना। अब ये NH3 एक मोल है, फॉर्मेशन इक्वेशन है तो इसका 1 मोल होना चाहिए। इक्वेशन 3, अब इसको बैलेंस कर लो, देख लो। NH3 का 1 मोल होना चाहिए तो हाइड्रोजन हमको 3 चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमको 3/2 से। और नाइट्रोजन 1 चाहिए तो ये 1/2 से। यही तो हमारा तीसरा इक्वेशन है। यही 3 इक्वेशन दिया गया है मेरे को। बताओ, इन तीनों का वैल्यूज हमको गिवन है। डेल्टा H1 यहाँ पे दिया हुआ है, डेल्टा H2 दिया गया और डेल्टा H3 भी दिया गया है या नहीं? देखो, ये 435.95 किलो जूल पर मोल, ये 941.8 किलो जूल पर मोल, और ये -46.024 किलो जूल पर मोल है। यही यस सर। तो ये 3 इंफॉर्मेशन है मेरे पास, और हमको फाइंड आउट करना है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ NH3। तो NH3 का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का इक्वेशन क्या होगा? ये जो NH3 है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कब बोलेंगे? ये NH3 गैस जो है ये कब किस में बदलेगा? एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, यही होगा ना एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं वो अपने गैसियस एटम में बदल गए, ऐसे ही होगा एंथैल्पी ऑफ। बोलो। यस सर। तो ये इस इक्वेशन का हमको एंथैल्पी चेंज निकालना है। वो 3 इक्वेशन हमको दिया गया है, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये फाइंड आउट करना है। नहीं कर पाओगे? कर लोगे? हेस्लॉ में तो यही करते आए ना हम लोग, हेस्लॉ वाला क्वेश्चन तो कराए थे। चलो करो अब। ये 3 इक्वेशन गिवन है, उससे हमको, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या मैनिपुलेशन करेंगे उन तीनों इक्वेशन के साथ और कैसे आएगा वो करो तुम लोग खुद ही। साफ सब दिख रहा है यार, जल्दी जल्दी बनाओ इसको। प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते हो तुम लोग यार। प्रैक्टिस किए रहते तो बन गया रहता अभी तक ये क्वेश्चन।
अभी भी नहीं आया तुम लोगों का? हेलो। आया आंसर तुम लोगों का? आदित्य, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हिनांक्षा, यस सर। आंसर आया? यस सर, थोड़ा प्रॉब्लम है। मिली, मोहित, निभा, ऋषि, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। संजना, सर्वेश, सो रहे हो लगता है सब लोग। बहुत अच्छा बात है, ऐसे ही देना एग्जाम। फिर सारा चीज करके दे दिए हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हो। 3 इक्वेशन साफ साफ दिख रहा है, रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालना है। कैसे आएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, कोई बताओगे? हेलो। हेलो। अरे हाँ या नहीं बता दो। आया है किसी का? अरे नहीं बन रहा है तो वो भी बोलो। ऋषि, हेलो। हेलो। यस सर। बन गया? ऋषि बना तुमसे? नो सर। वाह, तुम लोग को सारा चीज करके भी दे दें फिर भी नहीं बना पाओगे। तीन, अब क्या चाहते हो, पूरा आंसर लिख दें डायरेक्ट? इक्वेशन साफ साफ दिख रहा है, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कराए हैं यानी, मेरे को ये बताओ पहले। हेस लॉ में ये इसी टाइप के क्वेश्चन तो किए थे हम लोग, किए थे या नहीं? कुछ नहीं बोलना है। प्रोडक्ट में यहाँ पे देखो क्या चाहिए हमको। एक नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ सर पे स्क्रीन साफ। शेयर नहीं है। क्या? स्क्रीन शेयर नहीं है सर। अब दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। एक नाइट्रोजन एटम है प्रोडक्ट में, यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है हमारा, एक नाइट्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रहा है हमको, 2 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन है, हमको चाहिए 3 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन। तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाले इक्वेशन को
ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है इसको हाफ करना होगा तभी तो एक नाइट्रोजन आएगा, तो हाफ इनटू इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 का हम लोग हाफ कर दिए, इक्वेशन 1 का हाफ कर दिए। उसके बाद प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन हमको चाहिए तो ये इक्वेशन प्लस करना होगा, प्लस 3 हाइड्रोजन चाहिए, वहां पर 2 है अवेलेबल, तो इनटू क्या करना होगा हमको, 3/2 करेंगे, 3/2 इंटू इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1। ओ ये इक्वेशन 2 है ना, ऐसे लिख लो, हाफ इंटू इक्वेशन 2 और प्लस 3/2 इंटू इक्वेशन 1, यही होगा। और इसमें हमको क्या करना है, NH3, देखो NH3 हमको चाहिए रिएक्टेंट साइड में, और NH3 इधर हमारा है प्रोडक्ट साइड में, तो NH3 वाले इक्वेशन को क्या करना होगा, हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो माइनस इक्वेशन 3। देखो तो ये चीज करने से हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा या नहीं आएगा, मुझे ये बताओ पहले। यही चीज करोगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर हम्म आंसर 1170.84 किलो जूल मिलता है। हम्म ये चीज नहीं कर पा रहे थे तुम लोग, बताओ। यही चीज कितनी बार कराए थे उस दिन, फिर भी। तो अब यहाँ डेल्टा एच हमको निकालना है, इस रिक्वायर्ड इक्वेशन का डेल्टा एच आर निकालना है, तो ये क्या करना होगा, हाफ इंटू डेल्टा H2 प्लस 3/2 इंटू डेल्टा H1 और माइनस डेल्टा H3। पुट करो, वैल्यू सारा गिवन है तुमको। हाफ इंटू डेल्टा H2 कितना दिया गया है, 941.8, प्लस 3/2 इंटू डेल्टा H1 कितना दिया हुआ है, 435.95, और माइनस डेल्टा H3 कितना दिया गया है, 46.024 है, माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ जाएगा 1170.85 के आसपास किलो जूल पर मोल। यही आ रहा है क्या। यस सर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, पार्ट ए का। दूसरा पूछा गया व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड। तो ये एक्चुअली हम लोग जो इस इक्वेशन में देखे हैं, इस इक्वेशन का जो हमारा एनर्जी आया है, ये टोटल देखो NH3 का हम लोग, NH के बीच का, NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का कितना बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड होगा ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो इन तीनों बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तभी तो एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलता है। तो इन तीनों बॉन्ड के तोड़ने का ये एनर्जी है, टोटल एनर्जी। ये तीनों बॉन्ड को तोड़ने में जितना टोटल एनर्जी लगा वो ये बता रहा है। तो किसी एक बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, उसका बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1170.85 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम लोग, 3। 3 तो करेंगे, क्योंकि ये जो 1170.85 है ये टोटल तीनों बॉन्ड को तोड़ने का वो एनर्जी है। तो एक बॉन्ड को तोड़ने का एनर्जी कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 कर देगा। देख लो एक बार, किसी को डाउट है तो बताओ। तुम लोग क्वेश्चन बनाते हो या नहीं यार, हेलो, बना हाँ रहे सर हो बना। तुम लोग। तो बना रहे हो तो ये हालत रहेगा तुम लोगों का, मतलब सब चीज करके दे दो फिर भी तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, कैसे एग्जाम में करोगे यार। ये मेंटालिटी रहेगा तो हो गया फिर तो। पता नहीं क्या करते रहते हो। एग्जाम हो गया तुम लोग का 11th का। स्कूल एग्जाम हो गया 11th वाला, नो सर। अभी नहीं हुआ है, चल रहा है नहीं या सर हो गया। मेरा भी नहीं का हुआ सर। नहीं हुआ है, बाकी लोगों का।
अरे बाकी लोगों का एग्जाम हो गया? यस सर। चलो लिखो इसको फटाफट, कोई डाउट है तो बताओ। कोई दिक्कत है इसमें, इस क्वेश्चन में? नो सर। नहीं, नहीं दिक्कत है तो एक और क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स का है। ठीक है, क्वेश्चन है एट 60 डिग्री सेल्सियस डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 gas is 50% ionized, या सॉरी 50% डिसोसिएटेड, आयोनाइज नहीं। कैलकुलेट करना है, अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, या फिर डायरेक्टली फ्री एनर्जी लिखना है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज at this temperature and 1 atm pressure। ठीक है, करो तो। और इसका इक्वेशन तो पता ही है, N2O4 डिसोसिएट होगा, तो ये किस में डिसोसिएट होता है? ट्वाइस NO2 गैस में। ठीक है, ये इसका इक्वेशन दिया हुआ है, N2O4 डिसोसिएट होगा 2NO2 गैस में। ठीक। और ये से कुछ नहीं दिया है तो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग मान सकते हैं कि 50% जब वो डिसोसिएट हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम रीच कर चुका है। ठीक है, हम लोग उसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। पांच मिनट दे रहे हैं टाइम, बनाओ इसको।
हेलो, बना लिए ऋषि? बन गया ऋषि राज, आदित्य? हेलो ऋषि, आदित्य? कोई रिस्पॉन्ड करोगे? सर्वेश, हेलो हेलो हेलो, किसी को भी आवाज आ रहा है तो बताओ। सर्वेश, ऋषि, आदित्य? बहुत अच्छी बात है, तुम लोग का रिस्पॉन्स ही बहुत सही है। देखो यहाँ -763.8 per mole. -763.8। Yes, sir. अच्छा, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये दोनों का मिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस थर्मोडायनेमिक्स दोनों हम लोग मिक्स कर दिए हैं यहाँ पे। तो बोला गया है कि एट 60 डिग्री सेल्सियस N2O4 जो है 50% डिसोसिएटेड है। एट इक्विलिब्रियम हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है? कुछ नहीं दिया है यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इसका हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है? इनिशियल मोल्स नहीं दिया गया है, तो इनिशियल मोल्स हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं 1 मोल इसका ले सकते हैं। इनिशियली कुछ नहीं दिया है तो हम लोग इसका 1 मोल एज्यूम कर लेते हैं, और ये 0 है। एन एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या लिख सकते हैं? मान लेते हैं कि एन में ये एक्स मोल डिसोसिएट, 1 में सॉरी एक्स मोल ये डिसोसिएट कर गया। तो एक्स मोल अगर ये डिसोसिएट कर गया, तो यहाँ पे एक्चुअली हमको दिया हुआ है कि एक्स की जगह पे वैल्यू दिया गया है कि 50% डिसोसिएट किया है। तो 50% डिसोसिएट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 में 50% मतलब 0.5 वो डिसोसिएट कर चुका है। तो 0.5 अगर डिसोसिएट किया है तो बचेगा कितना? 1 माइनस 0.5। और ये कितना फॉर्म होगा? देखो, एक से ये 2 बनता है, तो 0.5 से ये क्या बनेगा? 2 इंटू 0.5। तब देखो, ये मोल्स एट इक्विलिब्रियम इसका मिल गया हमको N2O4 का 0.5 और NO2 का हो गया 1। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम हम लोग लिख सकते हैं, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये हो गया 0.5 और +1 दैट इज इक्वल टू 1.5 हो गया टोटल मोल्स, ठीक है? अब हमको एक्चुअली में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि डेल्टा जी नॉट अगर हमको निकालना है तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, -RT ln KP, ये लगा सकते हैं ना? ये तुम लोग को बताया भी है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT और log KP, ठीक है? ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग केपी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर चाहिए, NO2 का भी और N2O4 का भी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अगर हमको निकालना है तो क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे हम लोग। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इक्विलिब्रियम पे कितना आ जाएगा? देखो, मोल्स है NO2 का 1 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 1.5, और टोटल प्रेशर बोला गया यहाँ पे 1 ATM प्रेशर है, ठीक है? टोटल प्रेशर 1 ATM, तो इंटू 1 ATM। ये देखो 1/1.5 ये ATM आ गया, ठीक है? तो 1/1.5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2/3 ATM। तो ये पार्शियल प्रेशर NO2 का आ गया। इसी तरह हम लोग पार्शियल प्रेशर N2O4 का लिख सकते हैं। N2O4 का मोल्स कितना है इक्विलिब्रियम पे? 0.5 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1.5 इंटू 1 ATM टोटल प्रेशर। तो ये देखोगे ये कितना आ जाएगा? 1/3 ATM। तो 1/3 ATM पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अब हम लोग केपी का जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो केपी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4।
यही होगा। तो NO2 का पार्शियल प्रेशर देख लो कितना है। NO2 का पार्शियल प्रेशर कितना था, 2/3। तो 2/3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1/3। तो 2/3 का होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/9। और डिवाइडेड बाय 1/3 है तो 3/1। तो ये कितना आ गया देखो KP। तो ये 3 टाइम्स कट गया, 4/3 आ गया KP का वैल्यू, 4/3। ठीक है, तो KP 4/3 आया। अब डेल्टा G0 हम लोग लगा सकते हैं फॉर्मूला, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT और log KP। अब यहाँ पे ध्यान देना, R का वैल्यू तो हमको पता है 8.314 वाला लेना है, जूल पर मोल केल्विन। और टेम्परेचर कितना लोगे, यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 60 डिग्री सेल्सियस है। तो डिग्री सेल्सियस में लेते हैं हम लोग या केल्विन में लेते हैं टेम्परेचर, बताओ किस में लोगे टेम्परेचर। केल्विन में। केल्विन में। तो 60 + 273 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 333 केल्विन। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट कर दो, देख लो -2.303, आर का वैल्यू हो गया 8.314, अप्रोक्सीमेटली कर लेना, ये 333 केल्विन। और यहाँ पे देखो log KP है, KP की जगह पे हम लोग 4/3, तो 4/3 हम लोग पुट कर सकते हैं। तो देखो अगर 4/3 ये वैल्यूज नहीं पता है तुमको तो ऐसे भी लिख सकते हो, log 4/3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू log 4 - log 3 लिख सकते हैं। और log 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 log 2 मतलब 0.602 होता है ना log 4 का वैल्यू। log 4 को हम लोग 2 log 2 लिख सकते हैं, बताओ। यस सर। और 2 log 2 मतलब 2 × log 2 का वैल्यू 0.301। तो ये क्या हो जाएगा, 0.602 हो गया log 4 का। और log 3 का वैल्यू 0.48, ये तुम लोग को बताए थे। तो यहाँ से तुम्हारा log 4/3 का वैल्यू आ जाएगा। log 4/3 का वैल्यू आ गया, यहाँ से उसको यहाँ पुट करो और इस सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्या बोल रहे हैं, बोलो। यस सर। तो ये हो गया, इसको हम लोग इस टाइप से करते हैं जब थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों के मिक्स प्रॉब्लम्स रहेंगे। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम ये वाला रिलेशन ध्यान रखना, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे जो भी आएगा वो हमारा आंसर जूल में आ जाएगा। और किलो जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो टॉपिक्स तुम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तुम लोग को और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चंस तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बना रहे हो यार, बिना क्वेश्चन बनाए कैसे ये सब चैप्टर बनेगा तुम लोगों से। एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, एग्जाम में बोल रहे हैं ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में भी इम्पोर्टेंट है और नीट वाले में भी इम्पोर्टेंट है। बिना ये सब चैप्टर प्रैक्टिस किए नहीं बनेगा क्वेश्चन एक भी। क्वेश्चन आसान ही आता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता है, प्रैक्टिस का फर्क होता है। सोचोगे डायरेक्ट एग्जाम में बनाएंगे कैसे होगा, थ्योरी पढ़ के सिर्फ चले जाओगे थोड़ी ना क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बुकलेट दिया हुआ है तुम लोगों को, इतना सारा क्वेश्चन अवेलेबल है, सभी टॉपिक पे क्वेश्चन है। कुछ नहीं करते हो तुम लोग, NCERT बनाओ, बुकलेट बनाओ, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, इनफ है इतना करना। तुम लोग एक चीज भी ढंग से नहीं करते हो। इक्वेशन लिख भी दे रहे हैं फिर भी नहीं निकाल पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो, पता नहीं क्या करते हो। प्रैक्टिस करके रखो, बिना प्रैक्टिस करके मत आया करो क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बना के रखना तुम लोग, और भी क्वेश्चंस हम कराएंगे। ये चैप्टर भी खत्म हो गया, कुछ नहीं बनाए होगे तुम लोग अभी तक, बनाए हो कुछ क्वेश्चन, बताओ। ऑलमोस्ट एंड हो गया चैप्टर का।
तुम लोग अपने तरफ से स्टार्ट किए हो या चैप्टर बनाना? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बनाओ यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तुम लोग, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में करके रखना। और भी क्वेश्चंस हम क्लास में कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है? जो भी डाउट होगा वो सब भी डिस्कस कर लेंगे, या फिर एक क्लास लगेगा तो डाउट भी डिस्कस कर लेंगे उसमें। लेकिन बनाओगे तब तो डाउट आएगा। तुम लोग ना बनाते हो, क्लास में भी दे रहे हैं, जब क्लास में ही उस टाइप का क्वेश्चन कराया हो वो नहीं कर पा रहे हो। बहुत ऐसे काम नहीं चलने वाला है तुम लोगों का। सीरियस हो जाओ अभी भी। ठीक है, बनाओ, क्वेश्चंस बना के रखो, हम नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस कराएंगे। जो भी डाउट होगा वो सब भी पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हम डिस्कस कर लेंगे। सुन रहे हो? यस सर। चलो ठीक है, बनाओ यार, बिना क्वेश्चंस बनाए काम नहीं चलने वाला है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एटलीस्ट, ठीक है? करके रखना, नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है? थैंक यू सर। चलो, थैंक यू।